वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स की। और आप जैसा जानते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा को और परीक्षा के मॉड्यूल को चेंज किया है। परीक्षा की डेट भी अब आपके सामने आ चुकी है और आप अच्छे से जान चुके हैं कि परीक्षा की डेट जो आपके लिए रखी गई है वह क्या रखी गई है। 27 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और परीक्षाओं का जो मॉड्यूल है वो अब MCQ रखा गया है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर आपकी साल भर की जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव मोड की रही है। एकाएक आपको ऑब्जेक्टिव मोड में आना पड़ा है, जिससे आप सभी काफ़ी परेशान हैं। लगातार मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट मैसेज पर वीडियोस आ रहे थे कि सर लगातार कि एक MCQ सेट्स प्लीज़ बनाइए। लेकिन मैं जान के थोड़ा रुक कर के बनाया हूँ ताकि आप कम से कम अपनी कुछ तैयारी करें, ताकि जब MCQ पर मैं आपसे बात करने के लिए आऊँ तब तक आप अपनी थियरी के पोर्शन को एक बार ज़रूर देख लें। आज के वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहले मैं आपको बता दूं, हाईलाइट कर दूं। पहला कि जब हम कोई पोर्शन पढ़ेंगे तो कैसे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हमारे दिमाग की ट्यूनिंग बनेगी। तो निश्चित तौर पर आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा कि कैसे दिमाग की ट्यूनिंग को टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ट्यून किया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले थियरी के पार्ट को। और आज हम थियरी, फिर उसके बाद उस पर लगभग 20 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। और आप देखेंगे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही मैंने 20 क्वेश्चन बनाया है और मेरा पूरा जो एम है वो थर्मोडायनेमिक्स से लगभग आपको 100 MCQ क्वेश्चंस को 3 लेक्चर में दूंगा। मैं आज के लेक्चर में मैं आपको थियरी के साथ साथ MCQ दूंगा। इसके बाद के लेक्चर में समरी बनाना आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम नोट्स को पढ़ेंगे, तो नोट्स को पढ़ करके शार्ट नोट या यूँ कहें समरी नोट्स तैयार करेंगे। और उस समरी नोट्स का बेनिफिट कैसे हमको MCQ में मिलेगा ये हमारे अगले वीडियोस में आप देख पाएंगे। और आज के वीडियोस में हमारा जो एम है वो है कि टॉपिक को पढ़ते हुए कैसे दिमाग को ट्यून करेंगे कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला कि थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में जानेंगे, यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में जानेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो सिस्टम्स के टाइप क्या हो सकते हैं वो जानेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को जानने के लिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे उनका कोऑर्डिनेट्स बनता है और कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं ये जानेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट को जानने का प्रयास करेंगे, दैट इज़ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है और वो रिलेशन कैसे सिस्टम को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है। और फिर लास्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब आपको आज कंटेंट देख कर के ये मालूम चल चुका होगा कि आज का जो वीडियो हमारा है वो कंप्लीट रूप से इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। और इस इंट्रोडक्शन पर आपको 20 MCQ क्वेश्चन लगभग मैं बताऊंगा और आपको हैरानी होगी कि केवल इन्हीं 4-5 टॉपिक से 20 क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं और कितने आसान क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आपका जो कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। और आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल से ही आप एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर किए हुए कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है और थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील with the study of transformation of heat energy into other form of energy and vice versa। आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, या एनर्जी के अनदर जो फॉर्म है उनका हीट में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज अगर एक लाइन में हमको कहना तो आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी फोकस्ड on the transformation of heat into mechanical work। अब बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स में
कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, दूसरा मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। जो हमारे आँख से दिखाई नहीं देता है वही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे आप इसे जानते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देख नहीं पाते हैं उसे डायरेक्टली। जबकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आप जानते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेक्टाइल। जो आपके आँख से दिख रहा है वो मैक्रोस्कोपिक है। जैसे आप किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वो मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ये आप क्लियर कट देख रहे हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में आपके बारे में क्या विचार चल रहे हैं, वो आप देख नहीं पाते हैं। हाँ, उसको जानना अगर है तो आप कुछ उससे बात करेंगे जिससे उसका व्यू अपने आप उसकी भाषा के रूप में सामने आएगा और आप जान जाएंगे कि ये आपके बारे में ये क्या सोच रहा है। तो देखिए, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने उससे कुछ बोला और उसका जवाब जब उसने दिया तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो जो उसके मन में चल रहा है वो माइक्रोस्कोपिक, जो आपको आँख से दिख रहा है वो मैक्रोस्कोपिक। तो जस्ट थर्मोडाइनमिक्स क्या करता है, तो थर्मोडाइनमिक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बट इट ओनली डील्स विथ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम टेकन इन द एक्सपेरिमेंट्स। तो अब आपको एक चीज़ देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर बनना हो तो देखिए यहीं से बन चुका है, थर्मोडाइनमिक्स बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं है। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ वाय शब्द, क्यों शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस होती है। तो देखिए, मैंने क्लियर कट इसीलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस को भी दिखाया है कि इन थर्मोडायनेमिक्स मेथड द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड रिमेन्स अननोन, दैट इज क्वेश्चन व्हाई इज मीनिंगलेस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अंदर क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट रूप से अननोन होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये तो हम उसको टच करके महसूस कर लेते हैं, बट क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं कहती है एग्जैक्टली। अब बात आती है कि सिस्टम क्या होता है और उसकी सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो फर्स्ट, किसी भी चीज़ को जब हम साइंस में पढ़ने की ओर चलते हैं तो पढ़ने के लिए हमें जिस भी चीज़ पर अपने ध्यान को फोकस करना होता है वही क्या होता है, सिस्टम होता है। तो सिंपल तौर पर आप कह सकते हैं एनी पोर्शन ऑफ मैटर ऑन विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड फॉर द स्टडी इज नोन एज सिस्टम। सिंपल देखिए, मैं इस पूरे वीडियो में आपको एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरा एम है कि आप कैसे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उसको ट्यून कर सकें, अपने माइंड की ट्यूनिंग को बना सकें। तो देखिए, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेसेस इज नोन एज सिस्टम। अब बात आती है कि सिस्टम जो डेफिनिट बाउंडेड सरफेसेस की मदद से घिरा हुआ है उसके चारों तरफ क्या है, तो उसके चारों तरफ जो कुछ भी है जिससे उस सिस्टम की प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, वह उसकी क्या है, सराउंडिंग है। इट मीन्स दैट all the things outside that system which influence the behavior are known as surrounding of the system। अब बात आती है कि ये जो सराउंडिंग आपने कहा और जो सिस्टम कहा, इसको जो क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस सेपरेट कर रहे हैं, वह जो क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस सेपरेट कर रहे हैं वही उस सिस्टम की बाउंड्री कहलाती है। तो अब एग्जैक्टली बाउंड्री को अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि द रियल आर इमेजिनरी सरफेसेस बाय विच सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग आर नोन एज इट्स बाउंड्री। हेंस बाउंड्री इज जस्ट लाइक इनवेलप। तो जस्ट आप सब कह सकते हैं कि बाउंड्री कुछ और नहीं, एक लिफाफा है, जिस लिफाफे के अंदर अगर कुछ है तो वह बाहर वाले से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो अंदर है वो सिस्टम, लिफाफा जो है उस सिस्टम की बाउंड्री, और उस लिफाफे के बाहर जो कुछ भी है वह क्या है, उसकी सराउंडिंग। ओके,
अब अगर आप इसी चीज़ को ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? यूनिवर्स। तो एग्जैक्टली सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो आप कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, बेसिकली जब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम तो इट मीन्स दैट वी कैन जनरली टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम नॉट अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स। तो हम जनरली किसी भी सिस्टम को अगर कहें कि कोई सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम? Then we can say that when a system is completely uniform throughout, that it consists of single phase, it's said to be a homogeneous system. अगर किसी सिस्टम में ऑल ओवर द सिस्टम एक समानता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, तो आप कहते हैं कि वो होमोजीनियस सिस्टम है। जैसे वाटर है तो वाटर ही रहेगा, वाटर भी वाटर ही रहेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा वाटर सेम डेंसिटी का रहेगा। अगर किसी आप पानी में ऑयल को मिला दें तो आप देखिए ऑयल और पानी एकदम सेपरेट रहते हैं, दैट इज़ नॉट होमोजीनियस। भले वो लिक्विड स्टेट में दोनों है लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है क्योंकि वो आपस में मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि सिंगल फेज का मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में मिल गया तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिए हैं और आप इसका अधिक से अधिक एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा क्योंकि MCQ क्वेश्चंस इन दोनों डेफिनीशंस पर बन सकते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के। तो कुछ जो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं मैं आपके सामने रखा हूँ, गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, प्योर सॉलिड, pure liquid solutions, etc. Heterogeneous system, when a system consists of two or more than two phases and are separated by definite boundary surfaces is said to be a heterogeneous system. अगर किसी सिस्टम में एक समानता नहीं है, एक से अधिक फेज पाए जा रहे हैं या दो से अधिक फेज पाए जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह जो सिस्टम होगा वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। कुछ पॉपुलर एग्जांपल इसके भी देख सकते हैं आप, लिक्विड एंड इट्स वेपर। अगर हम किसी बाउल में वाटर को लें और उसको बॉयल करें तो आप देखेंगे जब वाटर बॉयल होगा तो वाटर भी है दैट इज़ लिक्विड स्टेट भी है और वो वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है दैट इज गैस भी है। तो आप देखेंगे एक ही बाउल में वाटर एंड गैस बोथ आर प्रेजेंट, सो it have two phases, therefore it is the best example of heterogeneous system. आइस एंड वाटर, इसी तरह से अगर आप आइस को किसी बाउल में आप वाटर को लें और फ्रीज़र में डाल दें तो आप देखेंगे सबसे पहले आइस जो होती है वह सरफेस से अंदर की ओर जमना शुरू होती है। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा देखेंगे कि बाउल में जब आप वाटर को रख देते हैं तो जब वाटर होता है वह अंदर बना रहता है जबकि चारों तरफ से क्या होता है, आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब आप देखिए जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर कोई वाटर है और उसमें कोई आपने ऑयल को डाल दिया तो आप देखेंगे ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पर आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। इट इज़ आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो मैं हाईलाइट कर दूं कि इंट्रोडक्शन के पार्ट से ये दोनों डेफिनीशन MCQ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, अब हमारा इंटरेस्ट चूँकि थर्मोडाइनमिक्स में है इसलिए हम थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें। देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। What is the meaning of open system? We can say that a system which can exchange matter and energy with surrounding is called an open system. अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ मैटर पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर रहा हो, आदान प्रदान कर रहा हो, तो आप उसे कहेंगे कि यह सिस्टम जो होगा ओपन सिस्टम होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम इज दैट एयर कंप्रेशर, एयर इंटर्स एट लो प्रेशर एंड लीव एट हाई प्रेशर। जो एयर कंप्रेसर होता है उसमें लो प्रेशर पर जो होता है वो एयर इन करती है और हाई प्रेशर पर एयर आउट होती है। अब एयर इन कर रही है तो देखिए मॉलिक्यूल के साथ साथ एनर्जी भी आ रही है, एयर जब आउट हो रही है तो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ एनर्जी भी बाहर निकल रही है। तो दिस इज़ द, आप देख सकते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ, सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ओके,
यहाँ मैंने आपको एक तरह से ब्लॉक डायग्राम भी दिया है ओपन सिस्टम का, ताकि आप एक झलक में, चूँकि ये माना जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को आँख से देख रहे हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी अपना जगह लेती है, इसलिए मैंने ब्लॉक डायग्राम को भी यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट हमारा जो है क्लोज सिस्टम। तो व्हाट इज क्लोज सिस्टम? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर पार्टिकल्स विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करता हो, मैटर पार्टिकल का एक्सचेंज ना करता हो, तो आप उसे क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम? वी कैन से दैट व्हेन गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर heated, then it expand by driving the piston upward. In this process, matter in the system remains constant. हम कहते हैं कि अगर कोई सिलेंडर लें और उस सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उस सिलेंडर को हीट कर, तो जब सिलेंडर को हीट करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप जैसा जानते हैं इंटरमीडिएट लेवल से काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT के बराबर होती है। तो अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर होगी तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल पिस्टन को और अधिक दम लगा करके ऊपर की ओर ढकेलेंगे, जिससे पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो आप पाएंगे स्पेस तो बढ़ेगा, दैट इज एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन मैटर पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो सेम बनी रह रही है, क्योंकि कोई मैटर पार्टिकल बाहर नहीं निकल पा रहा है। ओके। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो नाम ही बता रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा वो थर्मली आइसोलेट होगा अपनी सराउंडिंग के साथ, मतलब न तो वह पार्टिकल का एक्सचेंज करेगा और न ही वह एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ एनी थिंग्स बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो आप जानते हैं कि साइंस जहाँ चेंज होता है वहीं इंटरेस्टेड होती है। इसका मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम ये एक आइडियल वर्ड तो है, लेकिन प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल रूप से आइसोलेटेड सिस्टम की जो इमेज कल्पना की जा सकती है वह संभव नहीं है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आइसोलेटेड वर्ड जो सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, या एक कल्पना की जा सकती है, बट इसको रियलिस्टिक वे में कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट दे रखा है, जिस फ्लो चार्ट में वन लूप पूरा का पूरा, देखिए मैंने कहा ना कि एमसीक्यू को कैसे हमें बनाना है, तो इस पीपीटी को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप एमसीक्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकें। तो देखिए इतने बड़े 3 चैप्टर 3 पेज के जो प्रेजेंटेशन था उसको मैंने एक पेज में रख दिया। अगर आप इस पेज को मेरे देख रहे हो तो आप देखिए यहाँ से आप सब कुछ देख लिए, थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम्स के पूरे टाइप्स को देख लिए, और ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं क्यू आउट क्यू इन इस तरह की चीज़ें मैंने ले रखा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यम आउट यम इन, मतलब मास इन कर रहा है मास आउट हो रहा है। ये सब कुछ बता रहा है कि आप वन लुक में बिना किसी डेफिनीशन को पढ़े एक नज़र में इसको अगर आपने देख लिया तो आपने 3 डेफिनीशन को अपने दिमाग में बना लिया, और यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी उठेगा आप बड़े ही आसानी से अपना जवाब देंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा हमें थियरी में नहीं उलझना है, थियरी के कंक्लूजन्स को दिमाग में बनाना है और इन्हीं कंक्लूजन्स को अपने लिए अलग से लिखते हुए चलना है, ताकि हम एक चैप्टर को 3 से 4 मैक्सिमम पेज में समराइज़ कर लें और एग्जामिनेशन में आसानी से देख करके जा सके। क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमारा एग्जामिनेशन जो होगा वह 3 पेपर्स को एक साथ मिला करके एक सब्जेक्ट का एक पेपर बनेगा, तो निश्चित तौर पर हमें अपने दिमाग को फास्ट करना पड़ेगा। तो फास्ट कैसे आप हो पाएंगे? जब आपके पास फास्ट मटीरियल प्रिपेयर्ड रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल एंड कोऑर्डिनेट्स। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को जानने के लिए पहले वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जब वेरिएबल मालूम चल जाएंगे तो उन वेरिएबल के पेयर्स से हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो वैसे ही थर्मोडाइनमिक्स के लिहाज से वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आप कहते हैं कि द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाई 4 प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल्स। दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल ऑफ स्टेट। जो थर्मोडाइनमिक्स होता है, कोई भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम जो होता है उसके किसी भी स्टेट को या किसी भी बिहेवियर को आप जिस वेरिएबल्स की मदद से या जिस प्रॉपर्टी की मदद से डिफाइन करते हैं वही प्रॉपर्टी थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स के नाम से जानी जाती है। और मुख्य रूप से 4 थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स होते हैं।
उनका क्या नाम है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा, ये 4 वर्ड अब आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट से अगले मिलते हैं मुख्य रूप से, जिनसे एमसीक्यू की संभावना पूरी की पूरी बनेगी। जैसा आपने जाना, एक डेफिनीशन, दूसरा सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, तीसरा टाइप्स ऑफ सिस्टम, चौथा अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब पांचवा आ गया थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। तो ये आपको एकदम दिमाग में हाईलाइट रखना है कि कैसे। अब देखिए, इतने प्रेजेंटेशन का अगर मैं कंक्लूजन करूं तो 5-6 लाइन में मैं आपको बता दिया। अब बात आगे बढ़ती है कि इन चारों थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स का कोई भी पेयर आप बना लें तो वो जो पेयर होगा वही पेयर कहलाएगा थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स। जैसा आप जानते हैं कि कितने पेयर संभव हो सकते हैं, तो आप मैं थोड़ा सा एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो आप जैसे जानते हैं कि 4 वेरिएबल्स हैं, 2 का पेयर बनाना है, तो 4C2 दैट इज 6 पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं नॉन रिपीटेड। और जो 6 पेयर किसी भी तरह से आप अपने अनुसार क्रम में लिख सकते हैं। मैंने भी देखिए क्रम से ही लिखा है, तो इस तरह से आप 6 पेयर कोई भी बना सकते हैं। इसके बाद कोई भी पेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे वो रिपीट होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? तो जब आपको वेरिएबल्स मालूम चल गया, कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, तो अब उन वेरिएबल्स का रिलेशन डेवलप करना होगा, और वही रिलेशन कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो कहा जाता है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज अ फंक्शन रिलेशनशिप एमंग द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ दैट सिस्टम। जो किसी भी स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं वही रिलेशनशिप कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, डिफाइन करें कि इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो किसी भी स्टेट के वेरिएबल्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशन होगा वही आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है फंक्शन को लेकर के, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो हम लोग सामान्य रूप से रफ लैंग्वेज में कहते हैं कि आइडियल गैस का इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। बट इन सिस्टमेटिक लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, करेक्ट लैंग्वेज, वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ स्टेट of an ideal gas is PV is equal to RT. As like this, the equation of state of real gas, that is van der Waal equation of state, is P plus A upon V square, V minus V is equal to RT. Okay, here capital A and capital B indicate the van der Waal constants. Okay, next and last topic of this presentation is thermodynamic system. What is thermodynamic system? तो आप कहते हैं कि a thermodynamic system is one which may interact with its surrounding in at least 2 distinct way. One of these is necessary a transfer of energy and other may be some other means of transfer of energy. आप कहते हैं कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो वह अपने सराउंडिंग से कम एक तरीके से तो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, और वो भी मुख्य रूप से 2 तरह के इंटरेक्शन की मदद से। एक तो कन्फर्म है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और दूसरा किसी भी तरह से अनदर तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा या कहीं एक्सचेंज होगा। बट चूंकि ये डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल आपको लग रही है, इसीलिए मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ वन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाएगा अगर आप उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के टर्म में कंप्लीट रूप से जान सकें। तो अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी की मदद से किसी सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फेनामेनास को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या होगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is that ideal gas fill in the cylinder whose surface piston are non-conducting, piston are frictionless, but the bottom are conducting. बॉटम को कंडक्टिंग हरदम मान करके चलना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता तो होना ही चाहिए जिससे एनर्जी का एक्सचेंज हो सके। तो आप देख सकते हैं मैं उसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको दे रखा हूँ। तो
तो इस तरह से आज के लेक्चर के कंटेंट हमारे सामने आ गए। अब हम आगे बात करेंगे और आप देखे हैं, अब हम आपको, मैंने कहा ना कि मेरा इस लेक्चर को देने का जो पर्पस है वो ये है कि जैसे आप थियरी को अब पढ़े हैं तो अब आपके दिमाग में कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ट्यून करने चाहिए, आपके दिमाग में कैसे ये बात आनी चाहिए कि किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे कॉमन क्वेश्चन, जैसे आपने देखा कि थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स वर्ड आया है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन MKS और SI यूनिट। तो आप जानते हैं कि केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI सिस्टम। बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम लोग रफ लैंग्वेज डिग्री सेंटीग्रेड को पढ़ते हैं, बट यूनिट कभी भी क्या होती है थर्मोडाइनमिक्स में, इसीलिए केल्विन लिखा जाता है। केल्विन मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट इज़, तो क्या होता है भाई SI यूनिट में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट इज पास्कल। ओके, अ क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम के बारे नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट द मैटर पार्टिकल्स। तो अब देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रो एनर्जी मे डू सो। बी है, मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी। सी है, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। डी है, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ई है, थर्मोडाइनेमिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो आप देख सकते हैं मास नहीं जाएगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो ही वह सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल आकर, कब आप कहेंगे कि जीरो प्रेशर है, जीरो प्रेशर कब होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का मतलब हुआ कि आइडियल गैस जो कि किसी पिस्टन से दबी हुई हो या किसी पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की मदद से भरी हुई है। तो जीरो प्रेशर तो तभी होगा जब उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी तभी जीरो होगी जब एब्सोल्यूट जीरो पर आप होंगे। तो ये चीज़ तुरंत दिमाग में आपके ट्यून करनी चाहिए, और तब अब आपको सोचना चाहिए कि वास्तव में जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, एट सी लेवल, बी है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सी है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम्स जीरो, डी है अंडर वैक्यूम कंडीशन, ई है एट अ टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आपने ऑप्शन को देखा तो एक चीज़ तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमने जो पहले दिमाग ट्यून कराया है वह अप्रोप्रिएट वे नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर 0 केल्विन कहीं आया ही नहीं। तो अब इसका मतलब है कि अब आपको थोड़ा सा रेफरेंस चेंज करना होगा और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वास्तव में ये प्रॉपर्टी कहाँ पॉसिबल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पॉसिबल होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो आप देख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक है, एक एट सी लेवल है। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ और सी लेवल का इससे कोई तालमेल नहीं है। अब सी ऑप्शन कहता है कि व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। तो अब देखिए डायरेक्टली एब्सोल्यूट जीरो नहीं दिया, लेकिन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। कब मोमेंटम जीरो होगा, जब कोई भी मॉलिक्यूल मूव ना करे, दैट इज उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। और वेलोसिटी कब जीरो होगी, जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा। इसका मतलब देख सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बट ऑप्शन सी की मदद से उसने इंडिकेट कर दिया मोमेंटम जीरो होगा तो ही यह संभव होगा। और मोमेंटम कब जीरो होगा, जब एब्सोल्यूट जीरो होगा। ओके, 6वां प्रश्न देखिए है, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट। देखिए अब फिर एब्सोल्यूट जीरो की बात आई, लेकिन अब इस बार प्रोजेक्शन जरा देखिए क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी है टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी है टेम्परेचर ऑफ 273 डिग्री केल्विन। डी है अ निगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ई है
कांट बी अटेन्ड। लेकिन आपको अब अच्छे से मालूम है, मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया कि इस क्वेश्चन को पढ़ करके पहला चीज़ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो को खोजना आप जब शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है एब्सोल्यूट जीरो मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला जो ऑप्शन है अगर उसमें आप देखें तो आपको साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि जब आप इस टेम्परेचर को -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे और +273 करते ही आपको मिल जाएगा लगभग 0 केल्विन। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं, इतनी अभी बहुत बड़ी बात मैंने नहीं किया है। इसी तरह से अब ओपन सिस्टम पर देखिए क्या बन सकता है। एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन का नाम सुनते ही दिमाग पे आ जाना चाहिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर पार्टिकल्स, दोनों का एक्सचेंज होगा। तो अब पढ़ना ऑप्शन शुरू करते हैं। ऑप्शन ए का आता है मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रो एनर्जी में डू सो। पहला नंबर वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमको ये ओपन नाम सुनते ही ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि मास भी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा क्या कहता है नाइदर मास नार एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, तो ये तो कह रहा है कि कोई नहीं क्रॉस कर रहा होगा, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन जो है, एर्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज। अब ये कॉमन सेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। अब आप देखेंगे कि ये वर्क डन ए का जो आता है ये कॉमन सेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कर रहा हूँ, मतलब ये एक तरह से जैसे देखते हैं ना जनरल साइंस का ये क्वेश्चन बना कि फ्री एक्सपेंशन का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए प्रेशर जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्री एक्सपेंशन जब प्रेशर जीरो तो वर्क डन शुड भी जीरो, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब प्रेशर वर्क डन शुड बी जीरो। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव जीरो मैक्सिमम मिनिमम, ऑप्शन सी जीरो। ओके, इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन वर्क डन विल बी। अब कहा जा रहा है कि अगर किसी गैस को आप गर्म कर रहे हो, समझ रहे हो ना, हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर, किसी प्रेशर के अगेंस्ट आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, एनर्जी की सप्लाई दे रहे हो, लेकिन उसका वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आपको मालूम है चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो, और आपको मालूम है कि वर्क क्या होता है W इज इक्वल टू पी डी वी, तो डी वी इज इक्वल टू जीरो देन W इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वर्क डन शुड बी जीरो। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले दिमाग को ट्यून करना है कि क्या हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपको फिर आगे बढ़ने में कोई बहुत समस्या नहीं होगी। ओके, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वांटिटी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले प्रेशर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम सिस्टम की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, हीट जो है वो बाहर से दी जाती है, तो ये मालूम है आपको कि यही सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखिए एक होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ने का तरीका होता है, एक होता है पॉजिटिव प्रोजेक्शन, एक होता है निगेटिव प्रोजेक्शन। तो निगेटिव प्रोजेक्शन में हम पहले ये खोजते हैं कि कौन नहीं है, और पॉजिटिव प्रोजेक्शन में हम खोजते हैं कि कौन है। तो दोनों तरफ दिमाग को रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को हम निगेटिव प्रोजेक्शन से अधिक ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है, समझ रहे हैं ना। तो MCQ का मतलब हुआ 1 मिनट से अधिक आपको उस पर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म अ। आइस और वाटर का जो मिक्सचर होगा ये क्या फॉर्म करेगा। मैंने कहीं इस एग्जाम्पल को दिया है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं तो देखते हैं आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो आपको याद होना चाहिए हेट्रोजीनियस सिस्टम में मैंने आइस और वाटर के मिक्सचर की बात की है।
क्योंकि आप देख रहे हैं आइस और वाटर का मिक्सचर है, मतलब मोर देन वन फेजेस। मोर देन वन फेजेस मीन्स हेट्रोजीनियस सिस्टम। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम? कौन सी, अब इस पूछ रहा है इसमें कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अब देखिए 10वें प्रश्न को देखिए और 12वें प्रश्न को देखिए। इस तरह के प्रश्नों को कई बार पूछा जाता है और आप प्रश्न को सीरियस नहीं पढ़ते हैं, पता चलता है आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। 10वें में कहा गया नहीं है, 12वें में कहा गया है, तो आप पढ़ते हैं ऑप्शन। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही है। इंटरनल एनर्जी इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम एंड डेंसिटी इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। तो चारों जब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है तो निश्चित तौर पर ऑल द अबव ही सही होगा। इस तरह से ऑप्शन ई जो होगा वही सही होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एनटीपी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आपको एसआई का भी फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, एमकेएस का भी फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ये टोटल 1 मिनट में एक बार इस पर चर्चा पूरी कर दूं तो आप कह सकते हैं कि इससे कि जब हम कहते हैं कि क्या होगा ये सिस्टम, तो अब आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा कि टोटल हीट की जब बात की गई तो किसी भी सिस्टम में दो तरीके की हीट होती है। पहला एक उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और दूसरा जो होता है वो वर्क का फैक्टर होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आपको मालूम है कि इंथैल्पी क्या होती है। इंथैल्पी बेसिकली होता है यू और प्लस पीवी। तो इस तरह से आपको तुरंत दिमाग में चला जाना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों का जो सम होता है वो इंथैल्पी होता है। इसका मतलब हुआ कि इंथैल्पी इज राइट चॉइस। ओके, अब बात आती है कैलोरी इज अ मेजर ऑफ। अब देखिए यूनिट कहीं भी हमको जब पढ़ना है तो एमसीक्यू के लिए यूनिट और डायमेंशन इन दो चीज़ों पर फोकस रखना है। तो कैलोरी किसको बताता है भाई, तो बहुत सीधी सी बात है, कैलोरी का नाम सुनते ही आपको मालूम चल चुका होगा, हीट। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन को पहले मत देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके तुरंत माइंडसेट बना लीजिए, तब ऑप्शन में चलेंगे तो आप अधिक कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अब अगली बात शुरू होती है जो हमारी, उसको आप देख सकते हैं कि अगली बात जो शुरू हो रही है वो कहती है कि भाई जो 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको एक बार पीछे कर लूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो 16वां प्रश्न कहता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू, बैरोमेट्रिक प्रेशर कितने के बराबर होता है। बिना ऑप्शन देखे, ये सब मैं कहता हूँ जनरल साइंस का प्रश्न है, आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रश्न बड़ा, देखिए ये मैं एक्स्ट्रा जोड़ा हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि ये मैंने जान के जोड़ा है। क्योंकि आपको देखिए मैं यहाँ हिंट भी दे रखा हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये हिंट, ये देखिए ये हिंट, इन क्वेश्चंस में मैंने हिंट दिया क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाम आप कम सुने होंगे, तो इससे आपको धोखा दिया जा सकता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या हुआ, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। समझ रहे ना, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा, नॉट द टाइप्स ऑफ मैटर। जबकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वह डिपेंड करेगी, ओनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मैटर, नॉट द अमाउंट। अमाउंट पर जो निर्भर करेगा एक्सटेंसिव, जो मैटर पर निर्भर करेगा वो इंटेंसिव। अब ये दो चीज़ दिमाग में फीड कर लीजिए। अब पढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो प्रेशर,
बिल्कुल सही है। किसी चीज़ पर प्रेशर का प्रभाव कैसा और क्या होगा ये निर्भर करता है कि हम किस पर प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब मटेरियल के टाइप पर। टेम्परेचर टेम्परेचर भी टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। डेंसिटी भी बिल्कुल टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है भाई। ठोस होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा तो अलग अलग होगा। हीट हीट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मैटर। इसका मतलब है हीट ऑप्शन सही होना चाहिए इंटेंसिव के लिए, क्योंकि नाट कहा है तो बिल्कुल सही है, डी ही सही है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज़ वन हुज वैल्यू, देखिए वो वही चीज़ संजोग से जो मैंने हिंट के तौर पर डेफिनेशन दे रखी है वही सीधे का पूछा गया है। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc, is not depend on path followed but on the state, is depend on path followed and not the state। बहुत क्लियर सी बात है। मास पर मैंने क्या कहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया डिपेंड्स अपॉन द मैटर ऑफ द सैंपल। मैटर पर डिपेंड करेगा, अमाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैटर मीन्स मास लाइक वॉल्यूम। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन विच वैल्यू हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, बिल्कुल गलत है क्योंकि हमको एक्सटेंसिव की परिभाषा से ही मालूम चल गया। डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc, एकदम क्लियर है। मास पर डिपेंड जो नहीं करेगा वही क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो मैंने बताने का प्रयास किया है उस प्रयास में मैं सफल होऊंगा। और मेरा एम जो था वो पहला था कि किसी भी थियरी को पढ़ करके कैसे उससे एराइज होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो पूरा का पूरा आज का लेक्चर है यह आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहेगा। यह एक तरह से डेमो लेक्चर मैंने दिया है आपके लिए कि थियरी को पढ़ करके कैसे हम एमसीक्यू के बारे में सोचें। अब हमारा जो अगला आएगा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का, वो इसके आगे बढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की ओर। और मैं समरी अब बनाना बताऊंगा और उस समरी की मदद से कैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे वो कला आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। और निश्चित तौर पर आप सभी अगर मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आपके लिए एमसीक्यू जो होगा बहुत ही आसान साबित होगा। तो आज के लेक्चर को सुनने के लिए और हमारे कहा जा सकता है कि हमें इतना बूस्टअप करने के लिए आप लोगों ने लगातार हमसे लेक्चर को अपलोड करने के लिए कहा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेक्चर थोड़ा सा देर से मैंने अपलोड किया, ऐसा इसलिए ताकि आप थियरी को पढ़े रखें और आप तब जाकर के एमसीक्यू पर अपने हाथ को खोलें। मैं फिर एक बार आपको अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि बिना थियरी को पढ़े किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को रटने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू रटने से नहीं आपके दिमाग में बन पाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कौन सा एमसीक्यू आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको थियरी की पकड़ है, थियरी की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।